अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज का व्लॉग उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है जो 2022 में सीएसएस की अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। दूसरा, जिनके आने वाले मंथ्स में कोई इंटरव्यू कंडक्ट होने लगे हैं, क्योंकि मुझे किसी ने स्पेशली कहा है कि करंट अफेयर के ऊपर एक व्लॉग बनाए क्योंकि उनका आने वाले दिनों में इंटरव्यू है। जिन्होंने 2022 की मतलब कि अप्रैल में भी सीएसएस की अटेम्प्ट देनी है, उनके लिए भी करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशन दोनों में से किसी एक में ये सवाल लाजमी इस टॉपिक के ऊपर आ सकता है जो आज हम व्लॉग के ऊपर कवर करने जा रहे हैं। मुझे किस तरह आइडिया है, क्योंकि मैंने खुद 2023 की सीएसएस की अटेम्प्ट देनी है, मैं अभी तैयारी करूँ, मेरी कंप्लीट नहीं हो सकी, इसलिए मैं 2022 की नहीं दे रहा। तो इंशाल्लाह 2023 की दूंगा। लेकिन जो मेरे भाई इस वक्त 2022 में अटेम्प्ट देंगे अभी अप्रैल के मंथ में, तो उनके लिए स्पेशल व्लॉग है ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो आइए हम अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं और हमारा आज का टॉपिक है ओआईसी जो पाकिस्तान में अभी हो रही है। इसमें क्या ख़ास है, ये तो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है देखा जाए, क्योंकि ये तो 48 सेशन हो रहा है और यानी कि मतलब कि 48 हो चुके हैं अब इसको इंक्लूड करके। तो ओआईसी ने अभी तक तो कुछ भी अचीव नहीं किया जब से ये वजूद में आई है 69 सितंबर, यानी कि सितंबर 69 से लेके अभी तक इसने क्या गोल अपने अचीव किया। ना फ़लस्तीन आज़ाद करा सका है, ना कश्मीर आज़ाद हो सका है, ना कोई और मुसलमानों के फ़ायदे का काम ये ओआईसी के ज़रिए हो सका है। तो ये तो टॉपिक बज़ाहिर देखा जाए व्लॉग एक बोरिंग बन जाता है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इस बार कुछ ख़ास हुआ है और वो है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को मदऊ किया गया है इस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली, और उन्होंने आके अपने ख्यालात का इजहार किया। अब ये डेवलपमेंट किस तरह से इम्पोर्टेंट है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, और इसको जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकली इस पूरे सिनेरियो को समझना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट किस तरह हुई है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पर मदऊ किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने सऊदीया के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब थे। तो ये किस तरह डेवलपमेंट हुई और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इसको जानने के लिए हमें डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा कि ये सिचुएशन कैसे शुरू होती है और यहाँ तक ये किस तरह से पहुँचती है। तो चले हम इस चीज़ को जानने की तरफ जाते हैं। और ये जो 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 मैं बातें इसमें बताता जाऊँगा सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं लिंक्स डालता जाऊँगा डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ के, जिधर जिधर से मैं पढ़ूँगा पूरी डिटेल्स में, ताकि वो आपका काम है, आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो आपने ख़ुद उन सारे लिंक्स में से जाके देख के पढ़ लेना डिटेल्स में, ताकि आप पेपर में सवाल को किस तरह टैकल कर सकते हैं ये बेहतर आपको फिर आइडिया हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके बैकग्राउंड सिनेरियो की तरफ। सबसे पहले आप देखिए मार्च 2019 में इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को ओआईसी के कॉन्फ्रेंस में एफएमसी यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है 46 सेशन जो यूएई में हुआ था, वहाँ पर उन्हें मदऊ किया गया था कि आप आके अपने ख्यालात का इजहार करें। यानी कि ओआईसी जो मुसलमान ममालिक के फलाह बहबूद के लिए बनाई गई थी, उधर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को दावत दी जा रही है कि आप आके अपने ख्यालात का इजहार करें। क्या बात नहीं होगी। ये ख़बर मैं आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ के बता रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने डेट्स वगैरह जो कुछ है जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं वो आप डिटेल में देख लेना। ये मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया से आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को ओआईसी में मदऊ किया गया था। ये आपने जहन में रख लेना है कि ये मार्च 2019 को हुआ है। सबसे पहली डेवलपमेंट क्या है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जाता है ओआईसी 46 सेशन में कि आप आके अपने ख्यालात का इजहार करें, और वो करती भी हैं माशाल्लाह से। तो ये एक ओआईसी ने अपने सर पे एक ताज सजाया था कि जो कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत इन्होंने बर्पा की हुई है, इसके बदले इनाम के तौर पर इनको ओआईसी के इजलास में बुलाया जाता है 2019 मार्च में। अब अगली डेवलपमेंट क्या होती है कि भारत कश्मीर का एनेक्सेशन कर देता है, मतलब कि जो उसका स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म कर देता है अगस्त 2019 में। इसके ऊपर पाकिस्तान, क्योंकि दरीना ताल्लुकात की वजह से बरदराना जो आप सुनने को मिलते हैं कि बरदराना इस्लामी ममालिक, उन ताल्लुकात की बेस पे सऊदीया को यूएई को प्रेशर वो डालता है कि वो फॉरेन मिनिस्टर्स की कम से कम कॉन्फ्रेंस कॉल करे ओआईसी की और भारत को कंडेम किया जाए और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो इस चीज़ को वापस ले। लेकिन क्योंकि इनके आपस में इकनॉमिक ताल्लुकात हैं, इसलिए सऊदीया ने इस चीज़ से ख़ुद को साइड पर किया और पाकिस्तान की फीलिंग्स काफ़ी हर्ट हुई। पाकिस्तानियों में बहुत गम गुस्सा उस वक्त आना शुरू हो गया था जब ये पता चला, क्योंकि ये आम तक बात सुनने में आ रही थी कि सऊदीया ने कहा है कि ये उम्मत का मसला नहीं है, ये दो ममालिक का मसला है। आप कश्मीर के मसले को उम्मत का मसला ना बनाएं, ये आपका अपना ज़ाती मसला है। पाकिस्तान के और भारत का ये अपना मसला है, इसको उम्मत का मसला मत बनाएं।
इसलिए ओआईसी को नहीं कहा गया। लेकिन अब होता गया है कि जिस वक्त सऊदीया और जितने अरब ममालिक है वो अपना हाथ खींचते हैं, यानी कि जो मेन सऊदीया और यूएई है, जब ये दोनों अपना हाथ पाकिस्तान के सर से खींच लेते हैं और कश्मीर के मामले में नहीं बोलते, तो इसी ऐन वक्त पे जो अंकरा है यानी कि टर्की और कोलालमपुर जो कि मलेशिया का दारुल है, इनके बारे में ये भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं क्योंकि एग्जैक्ट आपको वहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की साइड लेना शुरू कर दी। उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत में, कश्मीरियों की हिमायत में बयान देना शुरू कर दिए। और क्योंकि ये खिलाफत उस्मानिया से अलग होकर ही यूएई और सऊदी अरेबिया बने हैं, तो ये इस बात पर और पाकिस्तान से चिढ़ना शुरू हो गए, यहाँ तक कि टर्की के सदर ने आकर पाकिस्तान में जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का जो बुलाया गया था उससे खिताब तक किया। इस चीज़ से सऊदीया और इरिटेट हुआ। और इवन के जो उस वक्त के महातीर मोहम्मद थे, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ऐलान किया कि इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, कतर और टर्की एक समिट बुलाने जा रहे हैं और उसमें कश्मीर के इशू को स्पेशली तौर पे हाईलाइट किया जाएगा। और इस ब्लॉक को देखा जा रहा था ओआईसी के मद्दे मुकाबिल। इस चीज़ से बहुत इरिटेट हुआ सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एन उस वक्त पर जब वो समिट कॉल हुई थी वहाँ जाने से माजरत कर ली थी। और उसके बाद बयान उधर से आते हैं टर्की के सदर वगैरह की तरफ से कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था इधर ना आने का। अब इसका क्लाइमैक्स ताल्लुकात की ख़राबी का पाकिस्तान और सऊदीया का इतना आ जाता है कि पाकिस्तान से सऊदीया डिमांड करता है कि जो मैंने उधार पर $3 अरब आपको दिए थे उसकी अर्ली पेमेंट $1 अरब की वापस की जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ। इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने 9 दिसंबर 2020 में, ये मैं अल जजीरा की आपको बाय द वे रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने वहाँ से एज इट इज़ पढ़ लेना जो स्टूडेंट्स है सीएसएस के, कि उन्होंने किसी भी भारत के मिलिट्री का चीफ का ये पहला विज़िट उन्होंने दिसंबर में कंडक्ट किया जो यूएई और सऊदीया दोनों ममालिक में वो गए। यानी कि अगर खाना काबा और मदीने की हिफाजत की बात है तो पाकिस्तान की फ़ौज है, लेकिन जब ताल्लुकात बनाने की बात है तो उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ को दौरे पर बुलाया जाता है। तो इस हद तक पाकिस्तान, सऊदीया और यूएई की ताल्लुकात आपस में ख़राब हो चुके थे। इसके बाद जो अब अगली डेवलपमेंट होती है वो होती है कि यूएई इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लेता है। ये खबर आती है अगस्त 2020 के महीने में कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जिसमें किरदार अदा किया, एक अब्राहम एग्रीमेंट के तहत एक यूएई और इसराइल आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इसराइल अपने जो लैंड्स के ऊपर कब्जा किया जा रहा है फ़लस्तीन की वो रोक देगा, बदले में इन दोनों के आपस में ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। मुख्तसर ये किस्सा था। लेकिन क्या था कि इसराइल गल्फ कंट्रीज़ में पहला ऐसा मुल्क बन गया था जिसने इनको रिकग्नाइज़ कर लिया था, जबकि पाकिस्तान को शुरू दिन से इन्होंने कहा कि आपने रिकग्नाइज़ नहीं करना इसराइल को। पाकिस्तान और इसराइल की आपको पता है कि लड़ाई भी हो चुकी है इनडायरेक्टली, जब उसकी अरब ममालिक से लड़ाई हुई है, लेकिन यूएई खुद जाके उधर कर लेता है। खबर ये नहीं थी बड़ी। इसके बाद जो खबर मेन आती है वो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये मैं आपको दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून से पढ़ के बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि मेरे ऊपर अपने दोस्त ममालिक का प्रेशर है कि मैं इसराइल को रिकग्नाइज़ करूँ। इसके पीछे क्या वजह थी कि सऊदीया के ऊपर भी प्रेशर था कि आप या तो इसराइल को रिकग्नाइज़ करें या फिर जमाल खशोगी जो उन्होंने एक साफ़ी को कहते हैं कि कत्ल करवाया था टर्की कौंसलेट में, या तो हम उसमें फिर आपको परसू करेंगे उसके केस में। तो सऊदीया तो एकदम से नहीं खुद एक्सेप्ट कर सकता था क्योंकि एक मुस्लिम दुनिया का बैकलैश आना था उसके ऊपर। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि वो पहले रिकग्नाइज़ कर ले, फिर और जो नहीं है ममालिक उसको रिकग्नाइज़ करने की तरफ जाए, जिसमें सऊदी अरेबिया भी आता है। क्योंकि पाकिस्तान बेशक मौशी तौर पे कमज़ोर मुल्क है लेकिन इस्लामी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर था उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। ये भी एक ताल्लुकात में दरार की वजह आ रही थी कि पाकिस्तान ने इनकार करना शुरू कर दिया था और अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया था अरब ममालिक के सामने। अब हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट की तरफ। नेक्स्ट डेवलपमेंट ये होती है कि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, जो बाइडन आ जाते हैं, और जो बाइडन अपनी कैंपेन के दौरान ही ये बात कहते रहे हैं कि हम इन डिक्टेटर्स को, मतलब कि अरब ममालिक के डिक्टेटर्स को सबक सिखाएंगे
और इंडिया को स्पेशली हम जमाल खशोगी के मामले पे एक एग्जांपल के तौर पे पूरी दुनिया के लिए सेट करके रख देंगे। वो ये बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान कहते रहे हैं। तो जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है इक़्तिदार में, उसके बाद वो सऊदीया के ऊपर पाबंदी लगाते हैं और सऊदीया के 76 ऑफिशियल्स के ऊपर वो पाबंदी लगा देते हैं जमाल खशोगी के मामले पे। वो एक तो रिपोर्ट भी रिलीज़ कर देते हैं, डिक्लासीफाई कर देते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक रखी होती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि उसके कातिल के ज़िम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं। वो ये डिक्लासीफाई कर देते हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही पाबंदी लगा देते हैं 76 सऊदीज़ के ऊपर के मुख्तलिफ़ किस्म की इस केस में शामिल होने की वजह से। लेकिन डायरेक्टली वो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर अभी नहीं पाबंदी लगाते, लेकिन एक ये बैकलैश सऊदीया के ऊपर आ जाता है इस वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है कि सऊदीया के ऊपर आर्म्स की सप्लाई बंद कर दी जाती है, बैन लग जाता है, ना सिर्फ सऊदीया के ऊपर, यूएई के ऊपर भी। यूएई की जो 35 अरब डॉलर की F-35 की डील होती है अमेरिका के साथ, अमेरिका वो देने से बंद कर देता है, और सऊदीया को जो हथियार वगैरह जा रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट आपको खबर इधर से पढ़ के इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा कि सबसे पहला मुल्क इटली होता है जो मुकम्मल तौर पे आर्म सप्लाईज बंद कर देता है सऊदीया और यूएई को। इसके बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी बंद कर देती है कि वो जो यमन में जंग हो रही है वहाँ पर इंसानियत को की सऊदीया खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस वजह से उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही थापड़ा दिया था सऊदीया को कि आप इस जंग में कूद जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट फिर होती है पाकिस्तान से ताल्लुकात बिगड़ने के बाद की सूरत हाल है ये, उससे पहले की नहीं है। पाकिस्तान से जब ताल्लुकात बिगड़ चुकी है सऊदीया के, उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। अब ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह एक ख़तरे की घंटी बजा चुकी थी सऊदीया के लिए, लेकिन ये चीज़ फिर भी इतनी इनफ नहीं थी कि वो बिल्कुल ही अमेरिका से ख़ुद को कट ऑफ करके चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की प्रेजेंस में OIC का इनेकाद करे। तो सबसे ख़तरनाक डेवलपमेंट इसके बाद अब जाके जनवरी 2022 में होती है कि हौतीज़ बागी जो कि यमन में लड़ाई लड़ रहे हैं अरब कोलिशन के अगेंस्ट, वो ड्रोन अटैक करते हैं अबू धाबी में, यूएई में, जिसके नतीजे में 2 भारतीय मारे जाते हैं और 1 पाकिस्तानी शहीद हो जाता है। अब ये डेवलपमेंट बहुत ख़तरनाक हुई थी क्योंकि यूएई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर किसी भी किस्म का क्राइम होता हो। वहाँ पे क्राइम रेट ज़ीरो है, वहाँ पे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स रहते हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आते हैं, टूरिज़्म होता है, और उनका जो भी इकॉनमी चल रही है वो टूरिज़्म के ऊपर ही चल रही है, बिज़नेस के ऊपर चल रही है। जिस मुल्क में क्राइम रेट ज़ीरो, वहाँ पर ड्रोन अटैक हो जाए वो बहुत ख़तरे की घंटी बजाता है। लेकिन इस सिचुएशन में भी कोई ख़ास अमेरिका की तरफ से मदद नहीं आती। वो ऐलान तो कर देता है कि वो अपना बहरी बेड़ा भेज रहा है यूएई की हिफाजत के लिए, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पाते सऊदीया वाले भी और यूएई वाले भी। अभी ये मामला जब चल ही रहे होते हैं, सर पर आ जाती है यूक्रेन और रशिया की जंग। इस जंग के दौरान जो एक चीज़ नुमायाँ होती है वो है चाइना का रशिया के लिए स्टैंड लेना। चाइना ने बजाय डायरेक्टली आके रशिया को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसने उसके ख़िलाफ़ भी बयान नहीं दिया। रशिया जब यूक्रेन के ऊपर हमलावर होता है तो यूरोप जो कि नेटो अपनी बना के बैठा हुआ है वो यूक्रेन के ऊपर से हाथ हटा लेता है। अमेरिका भी यही काम करता है, वो लड़ाई में नहीं कूदते। तो सऊदीया ये बात देख चुका है कि जिस तरह से अगर वो थापड़ा लगाते रहे थे यूक्रेन को कि लड़ो लड़ो, जब लड़ाई शुरू हो गई है तो बाद में उन्होंने उसको अकेला छितर खाने के लिए छोड़ दिया है, और बहुत अच्छी सी फैंटी खा रहा है इस वक्त यूक्रेन अपनी हरकतों की वजह से, जिसने अब दूसरों के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, खुद नहीं देखा कि मैं कल को खुद हैंडल कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, और उनके ऊपर सारी उम्मीदें लगा के बैठा था। अब जब वहाँ से हो गए तो बहुत ठीक तरीके से फैंटी खा रहे हैं। सऊदीया ये बात अब देख चुका है कि मेरी अगर कल को मेरे ऊपर ये सिचुएशन होती है तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा। सऊदीया के साथ तो पाकिस्तान ही खड़ा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही की फ़ौज थी जब पहले खाना काबा के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, हमारे कमांडोज ने जाके खाना काबा की हिफाजत की थी। अभी भी उनको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ही ये कर सकती है। लेकिन सऊदीया को जो मेन मसला आया है वो ये है कि मैन पावर तो पाकिस्तान की अफवाज से उसको मिल जाएगी। अगर बात हो मिलिट्री इक्विपमेंट की, जैसे कि जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारे हो जाए, रेडार सिस्टम हो जाए, मिसाइल सिस्टम हो जाए, और दूसरी प्रोटेक्शंस हो जाए, सैटेलाइट वगैरह की मदद हो, तो वो उसको कहाँ से मिलेगी। वो एक ही उसको फिर चीज़ नज़र आई कि वो है चाइना के पास, क्योंकि चाइना और रशिया इस वक्त अब बज़ाहिर आपस में मिल चुके हैं, और इनकी ताकत का अंदाज़ा इधर ही से लगा हम सकते हैं कि यूक्रेन के मामले पर नेटो और अमेरिका दोनों में से किसी ने भी हाथ नहीं डाला।
इस चीज़ की वजह से सऊदीया को ये रियलाइज़ हो गया कि उसको अब चाइना की मदद चाहिए, उसको अब रशिया की मदद चाहिए है, जबकि अमेरिका और नेटो ने उसके ऊपर बैन लगा दिया आर्म्स की सप्लाईज, और दूसरा उसके ऊपर मुसलसल हौसी बागी हमले कर रहे हैं। अबू धाबी के ऊपर भी हमला हो चुका है, तो ये तो काम बड़ा ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उनको चाइना की प्रोटेक्शन चाहिए। चाइना तक पहुँचने का रास्ता क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोल चुके हैं, और रिसेंटली ये तक कह चुके हैं कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। ये चीज़ सऊदीया देख चुका है कि पाकिस्तान भी अब उनके ख़िलाफ़ स्टैंड ले रहा है। तो इस चीज़ से सऊदीया को क्या हौसला मिलता है कि सऊदीया को जब बाइडेन सऊदीया के क्राउन प्रिंस को कॉल करते हैं कि इस सिलसिले में कि जो वो रशिया के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स, गैस एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक ना पहुंच सके, इसके बदले में सऊदीया और यूएई और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनसे क्या है कि उनकी तेल की पैदावार बढ़ाई जा सके ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। इस सिलसिले में जब जो बाइडन कॉल करते हैं क्राउन प्रिंस को सऊदी अरब के, वो कॉल सुनने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद कॉल की जाती है यूएई को, यूएई वाले भी कॉल सुनने से इनकार कर देते हैं, और ऐसी बेइज्जती होती है अमेरिका की कि फिर दुनिया देखती है। इसके बाद बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है, वो विज़िट करते हैं सऊदीया का, और जाहिर सी बात है कि ये इनडायरेक्ट उनको डराने धमकाने के लिए एक दौरा था, क्योंकि यूएई को पहले ही वो ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं एफएटीएफ के। सऊदीया को भी वो इसी तरह डराने की करेंगे कि हम आपके ऊपर पाबंदी लगा देंगे अगर आप ठीक नहीं होते, हमारी बात नहीं मानते, और अगर आप गलती से भी चाइना रशिया की तरफ देखते हैं तो प्रेशर में लाने के लिए ये बेसिकली एक दौरा हुआ है बोरिस जॉनसन का, अमेरिका का पैगाम पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके जवाब में अब क्या होता है कि यूएई बशारुल असद को अपने मुल्क में दौरे पे बुला लेता है। बशारुल असद कौन है? जिसके लिए, जिसकी हुकूमत को बचाने के लिए रूस शाम में डायरेक्ट इन्वॉल्व खुद को कर लिया था। तो बेसिकली अब बशारुल असद का यूएई जाना क्या इत्तेफाक है? डेफिनेटली नहीं है। ये भी एक सिग्नल दिया गया है, क्योंकि बशारुल असद की बैक पर है रूस और ईरान। अगर उनसे ताल्लुकात इनके ठीक होते, जो कि रूस के इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होनी है, तो इसके बाद जो अगला इकदाम होगा वो चाइना और रूस मिलकर यमन का मसला हल कराएंगे, क्योंकि चाइना की 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है ईरान में। और 400 अरब डॉलर कितनी बड़ी रकम होती है, इसका अंदाज़ा इधर से लगा ले कि हमारे मुल्क में सी पैक के थ्रू सिर्फ 46 अरब डॉलर चाइना इन्वेस्ट करने की कार है, और हम उल्टी छलांगे मारिए। तो एक ईरान जैसा मुल्क उसके अंदर 400 अरब डॉलर भी लगाने की बात करे तो वो बाउंड हो जाता है उस मुल्क के साथ। तो इसलिए चाइना और रशिया मिलकर अगला मसला यमन का हल इनका करवा सकते हैं, इसलिए भी सऊदीया इनकी तरफ देख रहा है। और यही मेन वजह है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को ओआईसी जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें मदऊ किया जाता है, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल भी दिया गया है मगरिब को और अमेरिका को स्पेशली कि आपकी जो बदमाशी है उसके जवाब में हम अपना ब्लॉग चेंज कर सके। जैसे कि रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे नहीं परवाह बाइडन मेरे बारे में क्या सोचता है, ये क्या करता है। अगर वो उसने खुद को ठीक नहीं किया तो हो सकता है हम आने वाले वक्त में अपनी इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे अमेरिका से। तो ये सारी डेवलपमेंट थी, और इस वजह से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान में ओआईसी के इजलास में आके शामिल होना एक बहुत ज़रूरी और न्यू डेवलपमेंट थी। अभी तक तो ओआईसी अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका कोई भी जब से बना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर चाइना और रूस की सरपरस्ती हासिल होगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कश्मीर का मसला भी हल होता हुआ देखेंगे, फ़लस्तीन का भी, और बाकी जो मुस्लिम उम्मा के मसाइल है उनका भी हम हल होता हुआ देखेंगे। क्योंकि अमेरिका तो मुखलिस नहीं था, लेकिन दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। और हो सकता है कि हमारी जो रशिया और चाइना वो इतनी हेल्प कर दें ओआईसी के थ्रू ही कि हम मुसलमान ममालिक अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू कर दें, चाहे इकनॉमिकली है चाहे मिलिट्री के लिहाज से है, और हम इनकी जो मोहताजी है मगरबी ममालिक की और जो अमेरिका की उससे बाहर आ सके। तो ये अब तक की तमाम डेवलपमेंट थी, और आई होप आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीलॉग पसंद आता है तो जो भी आपके दोस्त इस वक्त सीएसएस की अटैम्प्ट देने जा रहे हैं या जिनका आने वाले मंथ्स में इंटरव्यू है उनसे ये वीलॉग लाजमी शेयर करें ताकि उन सब का भी भला हो सके। तो मुझे आप सब अपनी दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।